जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी बायोलॉजी की, जीव विज्ञान में क्या था, हम कोशिका की चर्चा कर रहे थे। कोशिका मतलब सेल, सेल की चर्चा कर रहे थे। तो सेल में क्या है, हमने कई सारी चीज़ें चर्चा की थी। तो जैसे अभी मैं कुछ, जैसे ये है, ये एक सेल है, ठीक है। तो इसमें हमारे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, इसको ऊर्जा का कारखाना भी कहा जाता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो ये ऊर्जा बनाता है, ये ऊर्जा का परिवहन करता है एक सेल से दूसरे सेल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा यूज होगी वहाँ पे। और ऑक्सीडेशन तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये हम जस्ट छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं। गोल्जी बॉडी जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाई है, ऊर्जा का परिवहन करेगा, गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी बॉडी के बाद क्या था, सेंट्रोसोम बताया था ना। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये तुम्हारा कोशिका विभाजन करता है। अगर एक कोशिका खराब हो गई तो उसको लाइसोसोम उसको जला देगा, सेंट्रोसोम उसको कोशिका विभाजन कर देगा, दूसरी कोशिका बना देगा, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसका लाइसोसोम क्या करता है, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये क्या करता है, अगर इन इन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, अगर इन सब ने किसी ने भी अगर काम ढंग से नहीं किया तो लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देगा। और अगर सारे ने ढंग से काम नहीं किया तो लाइसोसोम सभी को ख़त्म कर देगा। लाइसोसोम खुद अपने आप को मार देगा, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको सेल बॉम्ब भी कहते हैं, कि कोशिका का बॉम्ब यही है, खुद को भी मर जाता है, दूसरों को भी मार देता है। उसके बाद वैक्यूस क्या करता है, ये पानी को संचित करता है, और पानी को संचित करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये कोशिका को कंकाल प्रदान करता है ताकि कोशिका चिपके नहीं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ पार्ट होता है और एक रफ पार्ट होता है। तो रफ पार्ट में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के बाद क्या है, और कुछ बच गया। और उसके बाद इन सबको ये आपस में ना टकराएं तो इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड का क्या नाम है, किसी को याद है, साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। ये आपस में ना टकराएं, क्योंकि अगर आपस में टकराए तो ये टूट जाएंगे। काम कैसे होगा, लाइसोसोम टूट गया सभी को मार देगा, वैक्यूल्स टूट गया पानी कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया ऊर्जा कौन बनाएगा। तो इसीलिए ये लिक्विड होता है ताकि ये आपस में टकराए ना। न्यूक्लियस बता दिया, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सबको आदेश न्यूक्लियस ही देता है। न्यूक्लियस अगर आदेश नहीं देगा तो ना तो लाइसोसोम काम करेगा, ना गोल्जी बॉडी काम करेगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। तो जो भी है सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम अगर कोशिका विभाजन नहीं करेगा, न्यूक्लियस आदेश नहीं देगा, तो फिर मतलब कोशिका का दिमाग न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में अगर 1% की कमी हुई तो हमको प्यास लगेगी, और अगर 10% की कमी हुई तो हमारी मौत हो जाएगी। तो सोच रहे हो लिक्विड कितना खतरनाक है। तो हमने इन सब का तो कल हमने चर्चा कर ली थी। अभी आगे हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ सेल, संगठन के आधार पर सेल का विभाजन कितने प्रकार होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये बीमारी फैलने में कीड़े मकोड़ों में होता है, जैसे कोरोना ना, ये एक कोशिका होता है, ठीक है। इसमें क्या है, 70s राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसमें। इसकी जगह पे सीलिया फ्लैजिला होता है। हाँ, सीलिया फ्लैजिला, और मैं बताना भूल गया, इस सेल के ऊपर छोटे छोटे बाल टाइप में लगा रहता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, तो इनको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। और यही अगर इसमें बड़े बड़े बाल हैं तो ये होते हैं फ्लैजिला। ये क्या करते हैं, ये कोशिका को मोशन प्रदान करते हैं। जैसे ये बड़े बड़े बाल हैं, ऐसे कोशिका को मोशन, क्योंकि कोशिका पूरी एक तरह से ऐसा नहीं कि एक जगह रखी है तो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती है। तो जो भी थोड़ा बहुत मोशन हल्का फुल्का होता है चलने फिरने में, तो वो सीलिया और फ्लैजिला ही काम करते हैं। और अगर तुम्हारा दूसरे सेल के पास थोड़ा बहुत अगर कुछ लिक्विड आ गया, कुछ आ गया, तो उसको सोख के कोशिका के अंदर भेज देते हैं। तो ये सीलिया और फ्लैजिला करते हैं, ठीक है। इसमें सेल वाल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में सेल वाल पाया जाता है।
सेल देखो यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या यूकैरियोटिक में तुम्हारे जंतु कोशिका भी जंतु की भी आ जाती है, पादप की भी आ जाती है। तो जंतु में नहीं पाया जाता, बट पादप में पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड नहीं होता। प्लास्टिड तुम्हारा किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी प्लास्टिड में का ही एक पार्ट है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक बता दिया। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक, यू मतलब यू तुम, तो जितनी भी मानव जाति है तो यूकैरियोटिक, और मतलब एनिमल, मान लो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। दोनों के बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। ये इसमें क्या है 80S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 70S पाया जाता है, ठीक है, इसमें 80S पाया जाता है। इन दोनों में कॉमन एक ही चीज़ है जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है। उसके बाद क्या है? वह यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है ये, इसलिए देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, यूकैरियोटिक में भी है, बट यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 80S तो प्रोटीन होता ही है, लेकिन 70S ये सिर्फ अपने लिए बचा के रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा प्राणी, ऐसा पार्ट है सेल का जो यूकैरियोटिक का होते हुए भी इसमें प्रोकैरियोटिक के भी गुण होते हैं। तो यूकैरियोटिक का तो है ही, ठीक है, बट इसमें यूकैरियोटिक भी गुण है क्योंकि इसमें 70S भी राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं दोनों में। देखो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हल्का सा अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होती है ना वो बहुत छोटी होती है और यूकैरियोटिक बड़ी होती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस ये है ना, ये न्यूक्लियस मैंने जो दिखाया है, ये यूकैरियोटिक में जो है ना, देखो इसका फिगर देखते हैं। देखो ये है फिगर, ये देखो ये है इसका न्यूक्लियस, ये हमारा प्रोकैरियोटिक का है। कलर लेता हूँ दूसरा। देखो ये जो है ये है न्यूक्लियस। ये तो हमारा न्यूक्लियस सीधा है, एकदम सर्कल दिख रहा है, और ये इसका न्यूक्लियस है तो ये एकदम बिखरा बिखरा सा रहता है। तो ये एक अंतर है इसमें। एक मान लो इसके ऊपर इन्वेलप है और इसके ऊपर इन्वेलप नहीं है, तो ये एक अंतर हो गया। और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, इसमें 70S पाया जाता है, इसमें 80S पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें RNA होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? RNA होता है, और यूकैरियोटिक में DNA होता है, DNA होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल तो खैर दोनों में होता है, बट अंतर यह है कि यूकैरियोटिक में जो एनिमल सेल जो होती है, सॉरी प्लांट सेल होती है, उसमें सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में प्लांट नहीं होता है, तो ये एक अंतर है। और इनकी जो सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है, यूकैरियोटिक मतलब पादप की, और इनकी जो प्रोकैरियोटिक हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी रहती है? कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी रहती है, ठीक है। सेलिया फ्लैजिला बता ही दिया, दोनों में होता है। जीव द्रव्य दोनों में होता है, बट इसका बस इन्वेलप नहीं होता है केंद्रक के ऊपर। तो ये बस इन दोनों में ये छोटे मोटे अंतर हैं, ये तुमको बता ही दिया ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। हाँ, अभी हम देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आएगा इतने में तुम कवर कर लोगे। अभी देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो इसमें देखते हैं, जैसे ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है? ऐसे एक्स टाइप में होता है। इसका अगर ऐसे डबल जोड़ेंगे इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए में जीन पाया जाता है, और जीन के अंदर तुम्हारे ये एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, इसकी खोज जोहानसन ने की थी। अनुवांशिकी जानकारी सारी डीएनए में होती है, ये यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। तो देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है, ऑलरेडी बता ही दिया है। तो अरे हाय, रेजाल कर देते हैं। तो अभी देखो न्यूक्लियस से क्या हुआ? न्यूक्लियस में क्या निकला? क्रोमोसोम, ठीक है। गुणसूत्र को अगर खींचा
तो न्यूक्लियस में क्या होता है, ऐसे ये जो क्रोमोसोम है 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर, टोटल 46 होते हैं। अभी अगर इन क्रोमोसोम को अगर खींचेंगे हम और इनको बड़ा किया तो इसमें क्या निकला, इसमें निकला डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम को खींचा तो क्या निकला, डीएनए। अब डीएनए को भी खींचा तो फिर निकला जीन। तो यही हम जो आनुवांशिक जानकारी होती है वो जीन में होती है। जीन को भी खींचा तो इसमें क्या निकला, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एटीजीसी। अभी हम बताएंगे एटीजीसी क्या होती है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जितनी भी आनुवांशिकी जानकारी, मतलब मानव प्रजाति की आनुवांशिक जानकारी, ऐसा नहीं है कि ये अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी टीचर ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे माइंड में है, बट हमारे जो सेल है, कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में जाके जो है वो है मानव प्रजाति। 2 हाथ है हमारे, 2 पैर हैं, सर है, 2 नाक है, 1 नाक है, 2 कान हैं, 2 आँखें हैं। ये सब जानकारियाँ, ये आनुवांशिकी जानकारियाँ हैं, वो किस में होती हैं, जीन में होती हैं। ठीक है, अगर जीन ऑप्शन में नहीं है, अगर डीएनए है तो डीएनए लगा देंगे। अब देखो, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन है, तो फिर आंसर जीन होगा। अगर जीन ऑप्शन नहीं है और डीएनए है तो डीएनए होगा। डीएनए भी नहीं है तो तुम्हारा क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम भी नहीं है तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस भी नहीं है, अगर सेल है तो सेल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आनुवांशिक जानकारी इनमें होती है। उसके बाद जीन किसका बना, न्यूक्लियोटाइड बना होता है। आनुवांशिक जानकारी इसमें होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बताई दिए 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए। तो जो डीएनए है उसको डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आरएनए जो होता है वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ये देखो मैंने छोटा सा एक बनाया है। जो डीएनए होता है वो डबल ऐसे 2 तरह का होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल होता है, ऐसे ऐसे। ये आरएनए हो गया। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो आरएनए है वो सिंगल होता है, ऐसे ऐसे। ये आरएनए हो गया। और डीएनए क्या है, वो डबल होता है, ऐसे। ठीक है, तो अभी डीएनए की संरचना कैसे होती है बताता हूँ। जीन की ऑलरेडी बता दी है, जोहानसन ने इसकी खोज की थी। अभी न्यूक्लियस बता दिया है। चलो पहले डीएनए की चर्चा कर लेते हैं। डीएनए की ही चर्चा कर लेते हैं। अब डीएनए तुम्हारा दो चीज़ों से मिलकर बना हो रहता है। डीएनए 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। न्यूक्लिक एसिड बताई दिया। डीएनए क्या है, हाँ देखो, एक तो हो गया फास्फोरस, एक हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फास्फोरस देखो, एक डीएनए में एक ही धातु होती है, वो है फास्फोरस। एक ही तत्व पाया जाता है, धातु नहीं, एक ही तत्व पाया जाता है, वो है फास्फोरस। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो फास्फोरस, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वो फास्फोरस है। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन बेस तो ये बेस है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, क्षार हो गया ये। तो न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी बता दिया। जो ये डीएनए है, तो इनमें ये ऐसे करके ये होते हैं ये। तो ये जो इसकी बाहरी परत जो है, ये न्यूक्लियोटाइड होती है, ये बाहरी परत जो है। और ये जहाँ पे जुड़ता है, जो जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम क्रोमोटाइन। ये जो जुड़ा होता है इसको बोलते हैं क्रोमोटाइन। और ये जो बाहरी परत है न्यूक्लियोटाइड होती है। अब न्यूक्लियोटाइड में दोनों तरफ जो होते हैं, ये ए और टी और जी और सी ऐसे जोड़ा रहता है। ठीक है, चलो फिर से एक बार फिर से बताता हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो देखो, सॉरी। तो ये तो बाहरी परत हो गई, ये हो गई न्यूक्लियोटाइड। और जो जहाँ से जुड़ता है इसको बोलते हैं क्रोमोटाइन। ठीक है, उसके बाद ये 2 जगह से ऐसे जुड़ता है ये। तो ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थाइमिन, ये हो गया ग्वानिन, ये हो गया साइटोसिन, एटीजीसी। अब ये एटीजीसी कहाँ से आता है ये बताता हूँ। तो जो नाइट्रोजन बेस है, जो डीएनए 2 तरीके से, डीएनए में 2 पार्ट होते हैं, एक फास्फोरस होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो फास्फोरस एक एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड भी दो पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। एक होता है शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो शुगर तुम्हारा एक इसमें शुगर अलग कर दिया, उसका नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस
भी दो टाइप का होता है, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिडीन होती है। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है। ये जीन के अंदर पाया जाता है, ये जीन में आप पहुंच गए तुम, जीन के अंदर, ठीक है। ये जो मैंने डीएनए की संरचना, ये जीन की संरचना बताई है। डीएनए को खींच दिया तो वो जीन बन जाता है, जीन को भी और डिवाइड किया तो फिर वो एटीजीसी बन जाता है, ये एटीजीसी, एटीजीसी। अब जो प्यूरिन है, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन हो गया, ठीक है। पायरिडीन जो है उसमें थाइमिन और साइटोसिन हो गया। अब एडेनिन और थाइमिन ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते रहते हैं, ये इधर से ऐसे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ दो। और ग्वानिन साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जीन के अंदर होता है। तो ये जो एटी जो है ना, ये डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और जीसी जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। और डीएनए को लेबोरेटरी में सबसे पहले किसने देखा था, हरबंस खुराना देखा था। देखो ये देखो, ये जो डीएनए है इसमें मैंने बताया, ये जो बाहरी परत है ये तुम्हारी कौन सी होगी, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ पे जुड़े हुए हैं इसको हम बोल देंगे क्रोमोटाइन, बोल क्या देंगे, इसका नाम ही है क्रोमोटाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रोमोटाइन। और इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लिख लेना खुद ही। उसके बाद जो ये जो पेयर हैं, ये कलर चेंज करता हूँ, दिख नहीं रहा, ये जो कलर, ये जो है, ये जो आपस में जुड़े हुए, ये एडेनिन, ये तुम्हारे जीन हैं ये। तो इनको क्या बोला, देखो बेसिक पेयर हैं ये। तो ये तुम्हारे एक तरफ ए होता है, एक तरफ टी होता है, और दूसरे वाले में जी होता है और सी होता है। ये सारे ऐसे ही जाएंगे, ये सारे ए टी जी सी ऐसे सारे जुड़ते हैं। तो ए क्या है, एडेनिन थाइमिन, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जी और सी ये ग्वानिन साइटोसिन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डीएनए मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर, 46। अगर पूरा न्यूक्लियस को खोलोगे तो उसमें 46 ही क्रोमोसोम निकलेंगे। 23 हमारे फादर से आए होंगे, 23 हमारी मदर से आए होंगे, हर किसी का सेम प्रोसेस है। तो यही इन्हीं का जो क्रोमोसोम का ही ऊपर नीचे होना ही आगे इनकी बीमारियां भी होती हैं, आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। कोई किन्नर पैदा हो जाता है, कहीं जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ये जो कोशिका विभाजन है ना, उसमें हम चर्चा करेंगे, कैसे लड़की कैसे ही पैदा होती है, लड़का कैसे पैदा होता है। तो ये सब विज्ञान में है। तो ये डीएनए समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं आरएनए। तो जैसे आरएनए का स्ट्रक्चर है ना, हाँ है। तो जो मैंने ये एटीजीसी पूरा बताया है, जैसे फिर से देखो एक बार फिर से रिजॉल्व, देखो मैंने ये आरएनए क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। ये तो इसमें मैंने इधर टी था, ठीक है, ए टी जी सी, ये डीएनए में था। अब आरएनए क्या है, सिंगल में है, तो ए टी, अब ये टी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये टी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूरेसिल। अब टी की जगह बस यूरेसिल लगा देना है, तुम्हारा आरएनए बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है, सब सेम है। तुम्हारे जीन को खींचा। अब ये आरएनए होता किस में है, ये आरएनए तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। तो इसमें बस थाइमिन की जगह बस यूरेसिल लगा देना है, आरएनए का निर्माण हो गया। बाकी एडेनिन ऐसे रहेगा, ग्वानिन ऐसे रहेगा, साइटोसिन ऐसे रहेगा, बस यही है। ये सेम डीएनए की तरह, देखो ये इधर भी है सेम, ये सेम जो है हमारा डीएनए की तरह होता है। बस इसमें क्या है, थाइमिन की डबल बॉन्ड, इसमें थाइमिन सॉरी हाँ यूरेसिल लग जाएगा। ग्वानिन साइटोसिन सेम रहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में आनुवांशिक जानकारी आरएनए में होती है, ठीक है। अब इसकी एक बार संरचना देखते हैं। देखो इसकी संरचना देख लो। इसमें देखो एडेनिन ऊपर हो गया, और थाइमिन की जगह यूरेसिल आ गया, उसका ग्वानिन और साइटोसिन, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। ये तुम्हारा ऊपरी परत तुम्हारी न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो ए टी जी सी से, तो ए यू जी सी से ये जुड़ जाएगा, ए यू जी सी। तो ए और यू के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, बस इतना ही है आरएनए और डीएनए में। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, एक ट्रांसफर आरएनए होता है, एक राइबोसोम आरएनए होता है। बस इसमें थोड़ा सा देखना है। जब देखो आरएनए क्या है, राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो
राइबोसोम जो आरएनए है और डीएनए है, ये भी लास्ट में प्रोटीन ही बनता है। हमेशा याद रखना, डीएनए और आरएनए लास्ट में प्रोटीन ही बनता है। जब तक प्रोटीन नहीं बनता है तब तक आप डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए भी बदल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यूरेसिल एटीजीसी मैंने बताया था ना, तो अब ये आरएनए है, इसको डीएनए बदलना है तो यूरेसिल की जगह थायमिन जोड़ दो, ये डीएनए बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे करके। अगर भाई थायमिन की जगह अब ए और थायमिन की जगह यूरेसिल जोड़ दो, जी और सी ऐसे ही रहने दो, तो ये तुम्हारा डीएनए से आरएनए बन जाएगा ऐसे करके। बस इतना ही अंतर है। तो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए, क्योंकि यूरेसिल और थायमिन का ही ऊपर नीचे करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए, हाँ, तो क्या होता है कि एक प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो एसिड का निर्माण 20 अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, जिसमें 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बॉडी से ही निकलते हैं, और 10 अमीनो एसिड हमको बाहर के मतलब बाहर से जो खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उससे लेने होते हैं। तो वही प्रोटीन जो है अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड को पहचानना ये मैसेंजर आरएनए करता है। 10 अमीनो एसिड की पहचान करता है कि मैसेंजर आरएनए, ये बोलता है हाँ भाई आए गए तुम्हारे मैसेंजर जो है 10 अमीनो एसिड आ गए, बस ये बताएंगे। ये किसको बताएगा? सीधा मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए को बताएगा कि भाई तुम्हारे आ गए हैं 10 आरएनए, और 20 तुम्हारी बॉडी 10 तुम्हारे पास है ही, तो 10 मिला के एक प्रोटीन बनाना फटाफट, तो ये ट्रांसफर आरएनए को बताएगा। अब ट्रांसफर आरएनए को जैसे ही पता चलेगा, ठीक है, ये राइबोस ट्रांसफ़र कर देगा। ये कहाँ से? मैसेंजर आरएनए से लेगा और सीधे राइबोसोम आरएनए के पास, सीधे इसके पास भेज देगा। अब इसके पास जैसे ही भेजेगा, ये इसके पास ऑलरेडी 10 अमीनो एसिड रहते हैं राइबोसोम आरएनए के पास, और 10 इसको और मिल गए, ये सीधे प्रोटीन बना देगा, ठीक है। अब प्रोटीन जैसे बन गया, फिर आप इसको आरएनए में नहीं बदल सकते, ना ही डीएनए में बदल सकते हैं। तो राइबोसोम आरएनए प्रोटीन, एक बार डीएनए आरएनए प्रोटीन बन गया, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो बता दिया। अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना, मैं जस्ट बता देता हूँ कि एक देखो क्या होता है, डीएनए से आरएनए अगर बनाते हैं, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनाया तो क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। भाई इसमें लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसके बाद आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो याद करने का तरीका है, डीएनए से आरएनए बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, ये तो याद करना ही पड़ेगा। फिर आरएनए से डीएनए, तो आरएनए भी आर से है, तो इसको अगर डीएनए में बदलेंगे तो रिवर्स भी आर से है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाया तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और आरएनए से डीएनए बनाया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और डीएनए से डीएनए अगर बनाया तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए से डीएनए बनाना पड़ गया तो रेप्लिकेशन। उसके बाद जैसे अभी एक बीमारी चली थी, कोरोना महामारी थी, पूरे वर्ल्ड लेवल में एकदम हिला के रख दिया, तहलका मचा दिया। हर आदमी इधर उधर भाग रहा था, घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, कोई पैदल चल रहा था, कोई ट्रेन की पटरी सो रहा है, कभी कुछ कर रहा है। 20-20 दिन में लोग पैदल, दिल्ली से पैदल आ गए थे, अपने अपने गांव पहुंच गए थे। ये हालत थी कि घर पहुंच जाए कैसे भी, भाई हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो कोरोना आया। अब कोरोना क्या है? प्रोकैरियोटिक है, सिंपल है। अब प्रोकैरियोटिक है तो उसमें क्या है? आरएनए ही होगा, सिंपल। अब आरएनए, अब हमको क्या बनाना है? हमको बनानी थी वैक्सीन बनाएंगे तो हमको डीएनए चाहिए। तो हमने पहले आरएनए को डीएनए में बनाया, आरएनए से डीएनए बनाया। फिर हमने जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे, तो आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, समझ में आया कहाँ पे है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए बनाया। कोरोना में आरएनए था, उससे हमें डीएनए चाहिए था, तो हमने रिवर्स आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते। तो आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आरएनए से डीएनए बना दिया। उसके बाद पीसीआर, वो एक टेस्ट का नाम है बस, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, उसका डीएनए से डीएनए, ये सारा हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये बता ही दिया। एक प्रोटीन बनाना 20 अमीनो एसिड टाइप के चाहिए होते हैं, 10 हमारे पास रहते हैं, 10 ये बता दिया। अभी सेल डिवीजन आएगा नेक्स्ट। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 24 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अभी सेल डिवीजन नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ सभी को समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछिए, बताएंगे हम। नहीं पता होगा तो और पढ़ेंगे और बताएंगे, ठीक है। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।